गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब आज की क्लास में आपको एक नया चैप्टर की शुरुआत की जा रही है। पिछले चैप्टर में आपको आज जो आव्यू चैप्टर चल रहा था तो उसके सभी सवालों को अच्छे से समझाया गया था, जिसको उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आज उसी के आगे उसी क्रम में एक अगला चैप्टर है जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सारणिक, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो सारणिक क्या होता है बच्चों? तो उसके लिए ध्यान दीजिए, पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि एक जर्मन गणितज्ञ थे गॉटफ्रेड लेibniz ने सन 1693 में शब्द सारणिक की व्याख्या की। मतलब इस शब्द की जो व्याख्या की थी वो गॉटफ्रेड लेibniz ने की थी, जिसके अनुसार सारणिक एक संख्या है जिसे वर्ग आव्यूह से, यानी जिसके अनुसार सारणिक क्या है? एक संख्या है। सारणिक एक संख्या है जिसे वर्ग आव्यूह से एक निश्चित नियम द्वारा संबंधित किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। बाकी इसके बाद में चलिए आगे चलते हैं। परिभाषा, तो परिभाषा देखिए इसमें क्या लिखी हुई है कि n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह a बराबर aij, एक क्रम लिखा गया है आव्यूह का, को एक व्यंजक या एक संख्या, वो संख्या चाहे वास्तविक हो चाहे सम्मिश्र हो, द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। ठीक है, मतलब n कोटि का कोई भी वर्ग आव्यूह हो जिसको किसी एक व्यंजक या संख्या द्वारा हम क्या कर सकते हैं? संबंधित करा सकते हैं, जिसे उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। और आव्यूह ए के सारणिक को या तो डेल्टा, या तो ऐसे डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET केवल लिख के छोड़ देते हैं, और फिर ये जो है, तो यहाँ पर मॉड जैसा चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन इसको यहाँ मॉड नहीं पढ़ते हैं, यहाँ इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ए, केवल चिन्ह ऐसे लगाते हैं। ठीक है, से निरूपित करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए मतलब ए का सारणिक जो होगा उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये विभिन्न प्रकार के व्यंजकों का एक समूह है जो कि n क्रम में लिखा है, अर्थात इसके जो ऑर्डर है वो n/n है, या ये कह सकते हैं कि ये n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है जिसको सारणिक रूप में इसका जो मान है वो लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे कुछ इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कि जो सारणिक जो होती हैं केवल वर्ग आव्यूह के ही होते हैं, यानी जो वर्ग आव्यूह होंगे केवल उन्हीं के सारणिक होते हैं। अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो इसका मतलब उसका सारणिक भी संभव नहीं है। अगली बात देखिए क्या है, सारणिक में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। वो तो सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे। अगर वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं तो वर्ग आव्यूह में भाई पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, तो सारणिक में भी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, और यही संख्या सारणिक की कोटि कहलाती है। यानी अगर हम ये मान लें कि कोई एक सारणिक ऐसे दे दिया गया जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, दोनों समान होंगी, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो मतलब ये जो 3 है, ये जो संख्या है 3, यही सारणिक की कोटि होगी। आगे बात समझ में? और आगे देखिए क्या लिखा है, यदि सारणिक की कोटि n है तो उसमें अवयवों की संख्या n² होगी। वो भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि आव्यूह में आपको बताया जा चुका है कि अगर किसी में m/n अगर है आव्यूह तो m गुणे n के बराबर उसमें आव्यूह होते हैं। मतलब अगर किसी आव्यूह में उस आव्यूह का ऑर्डर m/n लिया गया है, m/n आव्यूह की बात कर रहे हैं, अगर m/n प्रकार का आव्यूह है तो उसमें अवयव कितने होंगे? m गुणे n के बराबर। तो यहाँ पर सारणिक जो है उसकी कोटि n है, क्योंकि सारणिक क्या होगी? केवल वर्ग आव्यूह की होती है, तो मतलब उसे पंक्ति भी n होंगी और स्तंभ भी n होंगी, तो उसको कैसे लिखे? n/n बनेगा। तो इसमें अवयव कितने होंगे? n गुणे n यानी n²। तो वही लिखा है, अवयवों की संख्या कितनी होगी? n² होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, आव्यूह ए के लिए
डिटर्मिनेंट ए को सारणिक कहा जाता है, ना कि ए का परिमाण मॉडुलस। वही देखिए यहाँ पर आगे जो हमने आपको ऊपर अभी समझाया था कि यहाँ ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये मॉड यानी परिमाण या मॉडुलस का चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ इसको ये नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारणिक के चिन्ह को यहाँ पर व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ए का सारणिक या डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आपको थोड़ा सा सारणिक के संबंध में आवश्यक हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो सारणिक हैं ये कितनी कोटि में इसको लिखा जा सकता है। तो वैसे तो इसको हम जितना कोटि में चाहे उतना लिख सकते हैं, लेकिन आपकी सिलेबस में जो हैं यहाँ पर हम केवल उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कोटि के आव्यूह का सारणिक, यानी प्रथम कोटि यानी जिसमें ऐसा आव्यूह जिसकी कोटि कितनी हो, एक हो। तो लिखा है वही, यदि ए बराबर ए केवल देखो एक सिंगल एलिमेंट को प्रदर्शित करता है, तो एक आव्यूह है जिसकी कोटि एक है। कोटि एक का मतलब जिसमें एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो। ठीक है, तो ये देखिए एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, तब ए का सारणिक निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित होगा। तो जो अगर आव्यूह ऐसा दिया जा रहा है जिसकी कोटि एक है, तो इसका जो सारणिक होगा कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे ए का जो सारणिक होगा बराबर ए लिखेंगे, या डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, या डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ये सब लिखने के इसके तरीके हैं जो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। अब द्वितीय कोटि मतलब इसमें कोटि अगर 2 है तो जो आव्यूह बनेगा वो भी 2/2 ऑर्डर का बनेगा। आव्यूह किस ऑर्डर का बनेगा, 2/2 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमने एक यहाँ पर उदाहरण के लिए आव्यूह लिया हुआ है जिसकी जो कोटि है कितनी है, 2/2 कोटि का वर्ग आव्यूह है, जिसके हमने एलिमेंट्स लिखे हैं A11, A12, A21, A22, यानी इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो आव्यूह है ये एक वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि 2 है। तो इसके सारणिक कैसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसके जब सारणिक को लिखने की बात आएगी तो देखिए ए का जो सारणिक निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित होगा। कैसे होगा, लिखने का तरीका तो वही है कि ए का सारणिक या डेल्टा या डिटर्मिनेंट है। ठीक है, बराबर देखिए उसी आव्यूह को पहले हम ऐसे सारणी के रूप में लिख देंगे। फिर इसको हल करने का तरीका होता है, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं। पहले मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं, तो मुख्य विकर्ण क्या है, A11, A22, इनका गुणा करिए तो ये A11, A22, फिर इसके बाद माइनस, इसके बाद दूसरे जो विकर्ण होता है उसका गुणा करते हैं। माइनस लगाने के बाद जो दूसरा विकर्ण होता है ये तो मुख्य विकर्ण हो गया, और इसका दूसरा विकर्ण क्या हुआ, ये वाला। तो ये जो दूसरा विकर्ण है जिसका मान इसमें A21 और A12 है, इनका गुणा करते हैं, और फिर इसके गुणनफल को इसके गुणनफल से घटा देते हैं, तो आपको क्या होता है, द्वितीय कोटि के सारणी का मान निकाला जाता है। तो ये तरीका भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप द्वितीय कोटि के सारणी का मान कैसे निकालते हैं। तो फिर से देख लीजिए एक बार कि अगर कोई सारणिक द्वितीय कोटि को, यानी पिछली वाली लाइन हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं A11, A12, A21, A22, ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें पहले मुख्य, इसको हम पहले सारणी के रूप में लिख लेंगे और इसके बाद मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, फिर दूसरे विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे और इसको घटाने के बाद इसका मान निकाल लेंगे। देखिए एक उदाहरण से इसमें समझाया गया है, उदाहरण से चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। तो उसमें देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, ये जैसे एक 2/2 ऑर्डर का यानी 2 कोटि का एक सारणिक दिया जा रहा है जिसमें ये अवयव लिखे हुए हैं। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करो। तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हैं, 2, 2, तो 2 गुणे 2 करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरे वाले विकर्ण का गुणा करेंगे तो -1 गुणे 4, तो ये लिखा है -1 गुणे 4। फिर इसको हल कर लेंगे तो ये 2 गुणे 2 4 और ये 4 एकम -4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 8, तो यानी इस सारणिक का मान कितना आ गया, 8 आ गया। आगे बात समझ में। तो ये 2/2 ऑर्डर के लिए हमने एक सॉल्यूशन आपको बताया है, एक उदाहरण के देखिए बताया है, ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए आगे तृतीय कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक। आपको 3 को यही पढ़ने हैं, एक प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है।
ठीक है, जिसमें द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि आपको अच्छे से सीखना है। तो तृतीय कोटि में बढ़ते हैं, जिसमें देखिए ये दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है कि a बराबर ये एक आव्यूह दिया जा रहा है, तृतीय कोटि का आव्यूह है ये, वर्ग आव्यूह। तब इसका जो सारणिक कैसे लिखा जाएगा, तो इसी आव्यूह के चिन्ह को हटा के हम इसको सारणिक के चिन्ह में लिख लेंगे, अवयव सारे वही रहेंगे। अब मेन बात यह आती है कि इसके मान को कैसे निकालेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए जब मान को हमें इसमें निकालना पड़ेगा तो हम इसमें ये करते हैं, हम इसमें विस्तार करते हैं, हम इसमें विस्तार करते हैं। और ये जो विस्तार होता है, ये जो विस्तार होता है ये आपको या तो हम किसी भी पंक्ति के लिए कर सकते हैं या तो किसी भी स्तंभ के लिए कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस सारणिक का जो विस्तार है ये प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करना बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम पंक्ति के जब सापेक्ष करते हैं तो इनके चिन्हों को आपको ध्यान रखना, ये चिन्ह आपको आगे समझाए जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा के चिन्ह पहले तैयार करने हैं। अब देखिए ध्यान से, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो प्रथम पंक्ति में सबसे पहला वाला जो एलिमेंट आपको सामने नज़र आ रहा है वो A11 लिखा है, तो उस एलिमेंट को नोट कर लेंगे, A11 नोट कर लिया। इसके बाद इसी पंक्ति में हम क्या करेंगे, इसकी पंक्ति के अवयवों को हटा दीजिए। तो देखिए ये लाइन जिस हट गई जो आपको दिख नहीं रही है, फिर पहले स्तंभ के अवयवों को हटा दीजिए। तो चलिए थोड़ा सा हम भी ऐसे प्रयास कर लेते हैं। अब देखिए ये हमने हटा दिया, तो आपको देखिए 4 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, उनको उसी क्रम से लिख देंगे, A22, A23, A32, A33। तो देखिए ये हमने A22, A23, A32, A33 लिख लिया। फिर ये पहला वाला चिन्ह प्लस का था तो ये हमने प्लस लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस के बाद अगला चिन्ह देखिए क्या है, माइनस है, तो यहाँ हम माइनस ले लेंगे, ठीक है। माइनस लेने के बाद अगला एलिमेंट लेंगे। तो ये जब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो A11 वाला तो ये वैल्यू आ गई। अब A12 वाला मान लिखेंगे। अब A12 लिखेंगे तो उसमें भी यही करेंगे कि 12 के सामने वाली पंक्ति को हटा दो और इसके सामने वाले स्तंभ को हटा दो। तो जब ये पंक्ति हटाएंगे तो देखिए ऊपर वाली लाइन को भूल जाइए। फिर जब ये इसके सामने स्तंभ को हटाएंगे तो इसके सामने वाले स्तंभ को भूल जाइए। तो क्या बचे, इधर से A21 A31 बचा, तो ये A21 A31। फिर इधर से A23 A33 बचा, तो इधर से देखिए A23 A33 बचा। आगे बात समझ में, यानी हम जो एलिमेंट को लिखेंगे यहाँ पर, उससे संबंधित पंक्ति और उससे संबंधित स्तंभ के अवयवों को हटा दो, बाकी जो अवयव बचते हैं उसको सारणिक रूप में लिख दो। आप देखिए आगे अगला चिन्ह माइनस के बाद क्या है, प्लस है, तो ये प्लस में हमने लिख लेंगे और प्लस में किसको लिखेंगे, इसके बाद वाले अवयव को, A13 को लिख लिया। अब A13 को लिखेंगे तो A13 वाली पंक्ति और A13 वाला स्तंभ हटा देंगे, A13 वाली पंक्ति और A13 वाला स्तंभ हटा देंगे। तो देखिए हमने A13 वाली पंक्ति हटा दी, तो ऊपर वाली लाइन को भूल जाइए कि यहाँ कुछ है। फिर इसको स्तंभ को हटा दो, ये भी हटा दो। तो भाई ये पंक्ति भी हट चुकी है, ध्यान रखना। तो क्या बचा, A21 A31, ये देखिए A21 A31, फिर A22 A32, ये देखिए A22 A32, ठीक है ना, ये बच गया आपको। तो ये आपका जो 3/3 ऑर्डर का था सारणिक, ये 2/2 ऑर्डर में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपको 2/2 ऑर्डर जैसा हमने पिछले अभी इसके पहले बताया है उस तरीके से हल कर लेंगे। कैसे, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस फिर दूसरे विकर्ण का गुणा, फिर इसके बाद आगे वाले में देखिए इसको नोट कर लेंगे, फिर मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर मुख्य विकर्ण का गुणा माइनस फिर दूसरे विकर्ण का गुणा, फिर आगे वही तरीका आपका लगेगा। यानी इस तरीके से 3/3 ऑर्डर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें लिख दिया हमने कि ये सारणी का प्रथम पंक्ति के अनुगत क्या है, विस्तार है या प्रसरण है, ठीक। और देखिए इस विस्तार को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुगत कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने ये जो प्रथम पंक्ति से करके बताया है, ये आप इन चिन्हों के प्रयोग से आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रयोग से आप इसका मान निकाल सकते हैं और सभी से मान उसका वही एक समान निकलेगा, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें समझ लीजिए। नंबर फर्स्ट कि किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर
प्राप्त जो सारणिक ए का मान होता है वो सदैव समान होता है। वो हमने आपको अभी बताया कि हम चाहे किसी भी पंक्ति के परिता यानी अनुगत विस्तार करें या किसी भी स्तंभ के अनुगत विस्तार करें, उसका जो सारणिक का मान है वो हमेशा वही निकलेगा, यानी समान मान प्राप्त होगा। ठीक है। सेकेंड नंबर ये चिन्ह आपको हम बता चुके हैं। थर्ड नंबर ये द्वितीय कोटि के चिन्ह हैं, इसको नोट कर लीजिए, इनको याद रखिए इन दोनों को। ठीक है। फोर्थ देखिए क्या है, ए बराबर के बी अगर दिया जा रहा है, ए बी यहाँ पर आव्यूह है, ए बी क्या है, समान कोटि एन के वर्ग आव्यूह है, तो ए बराबर के बी दिया जा रहा है। के क्या है, एक अचर राशि है, तो फिर ए का जो सारणिक होगा, जो ए का सारणिक होगा वो के की पावर एन इंटू बी के सारणिक के बराबर होगा। ठीक है। के की पावर एन, एन क्या है, क्योंकि जब हम एन कोटि का वर्ग आव्यूह ले रहे हैं तो वही पावर यहाँ आएगा, मतलब ए और बी जिस कोटि के वर्ग आव्यूह होंगे के की पावर में वही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मान ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए, गणना की सरलता के लिए सारणी का विस्तार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो। यानी हम ये देखेंगे कि उस सारणी में हमें जिस पंक्ति या स्तंभ में हमें जीरो संख्या ज़्यादा मिल जाए उसके परता उसको विस्तार करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो मिलेगा तो उसको हल करने पर सीधे मान जीरो होते चले जाएंगे, तो मतलब जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम क्वेश्चन बताएंगे तो इसमें और इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए अगला, इकाई आव्यूह के सारणी का मान सदैव एक होता है। इकाई आव्यूह अगर दिया जाए, इकाई आव्यूह क्या होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण का मान एक होता है, बाकी अदर मान जीरो होते हैं। ठीक, तो इकाई आव्यूह के सारणी का मान सदैव एक होता है। आगे, विकर्ण आव्यूह के सारणी का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। अब विकर्ण आव्यूह हमने आपको बताया था कि मुख्य विकर्ण पे एलिमेंट होते हैं और अदर एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, तो वही मुख्य, अगर कोई विकर्ण आव्यूह दिया जा रहा है तो उसके सारणी का मान जो होगा उसी मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके आगे की जो है, जो सारणिकों के गुणधर्म हैं, वो आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।